नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले पाली से। पाली जिले में एक सिरियारी नाम का गांव पड़ता है और इसी सिरियारी गांव में रहने वाला दिलबाग सिंह जो कि 3 साल पहले फौज में भर्ती हो जाता है और आज के समय में भी वो फौज में रहकर देश की सेवा कर रहा होता है। दिलबाग सिंह के परिवार में इसकी एक बहन होती है जिसका नाम रचना देवी होता है। रचना जो कि इस समय अपनी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है। रचना के अलावा दिलबाग सिंह के परिवार में इसका एक दादा भी होता है जिसका नाम चरण सिंह होता है। चरण सिंह के पास अपनी 2 एकड़ जमीन होती है और वो जमीन चरण सिंह के नाम पर ही होती है और वो जमीन सड़क के किनारे पर होती है। सड़क के किनारे पर होने की वजह से उस जमीन के दाम काफी ऊंचे हो जाते हैं। चरण सिंह अब सोचने लगता है कि मुझे अपनी पोती के लिए कुछ न कुछ जरूर करना है। चरण सिंह देखते ही देखते अपनी 2 एकड़ जमीन को ऊंचे दाम में बेच देता है और 2 एकड़ जमीन को बेचकर वह 2 एकड़ जमीन और खरीद लेता है और उसके पास अच्छे खासे पैसे भी बच जाते हैं। चरण सिंह सोचने लगता है कि वह खेत का काम भी करता रहेगा, साथ में 2 पशुओं को भी रखा करेगा और देखते ही देखते चरण सिंह अब 2 पशु भी खरीद लेता है। अब चरण सिंह उन 2 पशुओं की देखभाल किया करता था, खेत में से चारा लाया करता था और फिर उस चारे को काट कर अपने पशुओं को खिला दिया करता था। यही चरण सिंह की दिनचर्या होती है। दूसरी तरफ जो रचना देवी होती है वह अपने दादा की बड़ी मन लगाकर सेवा किया करती थी। वह अपनी पढ़ाई भी किया करती थी, साथ में घर के कामकाज भी किया करती थी और कामकाज निपटाने के बाद जो खाली समय उसके पास बच जाया करता था उसमें वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दिया करती थी। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, दादा और पोती दोनों एक ही घर की छत के नीचे रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। लेकिन जैसे ही चरण सिंह के पास जमीन को बेचकर जो पैसा बच जाता है तो अब चरण सिंह का दिमाग खराब होने लग जाता है। अब जैसे ही पड़ोसियों तक ये भनक पहुंच जाती है कि चरण सिंह की जमीन बिक चुकी है और चरण सिंह के पास काफी पैसे आ चुके हैं, तो फिर देखते ही देखते पड़ोसी जन भी इसके आसपास मंडराना शुरू कर देते हैं और इस तरह से एक तारीख आ जाती है जिसमें 20 अगस्त 2025 सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रचना देवी अपने घर के कामकाज निपटाने के बाद अपने स्कूल की तैयारी करती है और जैसे ही 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो रचना देवी अब अपने स्कूल में चली जाती है। लेकिन स्कूल में जाने से पहले अपने दादा को कहती है कि दादाजी तुम खेत में चले जाना और चारा काट कर ले आना। इस तरह से दादा भी खुश हो जाता है और फिर देखते ही देखते जैसे सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो दादाजी आज अपना चारा काटने के लिए खेत में नहीं जाता है, बल्कि वह अपने घर के अंदर बैठकर शराब पीने लग जाता है। क्योंकि चरण सिंह कभी कभार शराब पी लिया करता था और जैसे ही चरण सिंह शराब पी लेता है तो उसको गहरा नशा हो जाता है और जैसे ही उसको नशा हो जाता है तो उसकी एक पड़ोस की एक महिला जिसका नाम शीला होता है वह उसके पास आ जाती है। शीला अब चरण सिंह को कहने लगती है कि मुझे अपने बच्चों की फीस भरनी है और मुझे 3,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। जैसे ही बात चरण सिंह को कही जाती है तो चरण सिंह का माथा ठनक जाता है। चरण सिंह इस शीला की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो जाता है। चरण सिंह की नियत इस महिला पर खराब हो जाती है और इसकी सुंदरता को देखकर और नशे का वशीभूत होकर चरण सिंह इस महिला शीला देवी को कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें 3,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी। अब जैसे ये बात कही जाती है तो शीला देवी भी कुछ कम नहीं होती है। वह एक विधवा औरत होती है और वह सोचने लग जाती है कि इसके पास आजकल बहुत पैसे हैं, क्यों ना थोड़ा सा हाथ मार लिया जाए। और शीला देखते ही देखते इसकी सारी शर्तों को मान लेती है। शीला इसको कहने लगती है कि मुझे पहले 3,000 रुपए दे दो और फिर इसके बाद मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगी। और इस तरह से अब जो चरण सिंह होता है तुरंत अपने घर में जाता है, घर की तिजोरी खोलता है, कुछ पैसे निकालता है और वो पैसे निकाल कर इस महिला शीला को दे देते हैं। जैसे शीला को पैसे मिल जाते हैं तो शीला बेहद खुश हो जाती है और मौका पाते ही चरण सिंह अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। चरण सिंह अब इस महिला को कहने लगता है कि देखो, पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन आज तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और इस तरह से अब चरण सिंह इस महिला का हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर इसको अपने कमरे के अंदर ले जाता है। शीला भी मजबूर होकर या लाचार होकर या अपनी मर्जी से इसके साथ इसके कमरे में चली जाती है और फिर देखते ही देखते चरण सिंह इस महिला की रजामंदी से ही इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है। चरण सिंह तब तक इस महिला के साथ गलत रिश्ते कायम करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है और जैसे ही चरण सिंह का मन भर जाता है तो इसके बाद चरण सिंह अपने घर का दरवाजा खोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ और पैसे देता हूँ। और इसके बाद चरण सिंह उसको कुछ और पैसे देता है और फिर शीला देवी इन पैसों को लेकर अपने घर पर चली जाती है। इस तरह से चरण सिंह और शीला देवी का प्रेम प्रसंग यहाँ से शुरू हो जाता है। अब तो जब भी चरण सिंह को मौका मिलता था, वक्त मिलता था, इस महिला को अपने घर पर बुला लिया करता था और फिर इस महिला के साथ अपनी ही मर्जी से और इसकी मर्जी से अपना वक्त गुजार लिया करता था।
इस तरह से धीरे धीरे करके वक्त गुजरता चला जाता है और आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 25 सितंबर 2025 का दिन होता है। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रचना देवी अपने दादा के लिए खाना तैयार करती है और खाना तैयार करने के बाद अपने दादा को बड़े प्यार से चाव के साथ खाना खिला देती है और फिर अपने दादा को कहती है कि दादाजी मुझे स्कूल में पढ़ाई करने जाना है। दादाजी कहता है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। लेकिन रचना देवी नहीं जानती थी कि आगे चलकर उसका दादा उसके लिए कितना घातक सिद्ध होने वाला था। आज के समय में तो रचना देवी अपने स्कूल में पढ़ाई करने चली जाती है, लेकिन मौका पाते ही जो इसका दादा चरण सिंह होता है वह उस महिला के घर पर जाता है और उसको कहता है कि मेरे घर पर मेरी पोती नहीं है, तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। और इसके बाद वो महिला देखते ही देखते चरण सिंह के घर पर आ जाती है। शीला देवी जैसी चरण सिंह के घर पर पहुंचती है तो इसके बाद चरण सिंह आज भी इस महिला के साथ वही गलत काम दोहरा लेता है। चरण सिंह देखते ही देखते इस महिला को कुछ पैसे देता है और फिर ये महिला शीला देवी इसके घर से बाहर निकलकर चली जाती है। लेकिन जैसे शीला देवी इस घर से बाहर निकल रही होती है तो पड़ोस की एक महिला जिसका नाम रूपा होता है वो इस शीला को घर से बाहर निकलते देख लेती है। रूपा तुरंत समझ जाती है कि ये महिला शीला देवी चरण सिंह के साथ अपना वक्त गुजारती है। और जैसे ही करीब 3 बजे के आसपास अब इस चरण सिंह की पोती रचना देवी अपने स्कूल से अपने घर पर आ जाती है तो फिर पड़ोस की जो महिला रूपा देवी होती है वो रचना के पास आती है। रचना को कहती है कि तुम्हारे दादाजी इस विधवा महिला शीला के चक्कर में फंस गए हैं, वो दोनों गलत काम करते हैं। अब रचना जैसी रूपा की बातों को सुनती है तो उसको विश्वास नहीं होता है। रचना कहने लगती है कि मेरे दादाजी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, वो तो भगवान के समान है। लेकिन रूपा ये 2-4 बातें कहकर इस घर से बाहर निकल जाती है और जैसे रात का समय होता है तो रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। रचना देवी अपने दादा के लिए खाना तैयार करती है, उसका दादा बड़े प्यार से खाना खाता है। और जैसे ही रात के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर रचना का दादा चरण सिंह रचना को कहता है कि रचना मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार मत करना, मैं अपने आप वापस आ जाऊंगा। लेकिन रचना को आज अपने दादा पर शक हो जाता है। रचना सोचने लगती है कि शायद रूपा ने कुछ सही कहा होगा और इस तरह से जैसे ही दादा चरण सिंह इस घर से बाहर निकलता है तो आज रचना देवी इसके पीछे पीछे चल पड़ती है। और जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरने के बाद चरण सिंह उस विधवा औरत शीला के घर पर पहुंच जाता है और उसके घर का दरवाजा खुलवाता है और शीला देवी इस चरण सिंह को लेकर अपने घर के कमरे में चली जाती है। तो फिर रचना देवी सोचने लगती है कि वो महिला सही कह रही थी, उसका दादा गलत रास्ते पर चल पड़ा है। इस तरह से रचना देवी वहां से वापस अपने घर पर आती है और फिर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाती है। रात के करीब 11-12 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। चरण सिंह उस विधवा औरत शीला के घर से वापस आ जाता है, लेकिन आज रचना अपने दादा को कुछ भी नहीं कहती है। अब जैसी अगली सुबह होती है तो सुबह के समय रचना देवी अपने दादाजी को कहने लगती है कि दादाजी तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम उस विधवा के चक्कर में मत फंसो, नहीं तो फिर वो विधवा औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। चरण सिंह को इस बात पर गुस्सा आने लगता है। वह अपनी पोती को कहने लगता है कि तुम मुझे वहां जाने से क्यों रोकती हो। लेकिन रचना कहती है कि तुम अपनी उम्र का तो ख्याल रखो। ये 2-4 बातें सुनकर चरण सिंह अपने घर से बाहर निकल जाता है। रचना अब सोचने लग जाती है कि शायद उसकी बातों का असर उसके दादाजी पर नहीं पड़ा है। रचना अब उस विधवा औरत शीला के घर पर जाती है। शीला को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तूने मेरे दादा को अपने घर पर बुलाया तो फिर मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। और इस तरह से शीला देवी वहां पर डर जाती है। रचना देवी उसको डरा धमका कर धमकी देने के बाद अपने घर पर आ जाती है। और जैसे ही रात के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो आज रचना का दादा चरण सिंह शराब के नशे में धुत होकर शीला के घर पर जाता है। शीला के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और देखते ही देखते शीला अपने घर का दरवाजा खोल देती है। लेकिन शीला आज इस चरण सिंह को कहने लगती है कि तुम्हारी पोती मेरे घर पर आई थी, उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ वक्त गुजारा तो फिर वह पुलिस में शिकायत कर देगी। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद शीला देवी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और इसको अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इस बात पर भी चरण सिंह को बेहद गुस्सा आ जाता है। चरण सिंह सोचने लग जाता है कि उसकी पोती इस महिला से उसको अलग क्यों कर रही है। और अब चरण सिंह अपने घर पर आ जाता है। जैसे ही चरण सिंह अपने घर पर पहुंचता है तो अपनी पोती रचना देवी को कहने लग जाता है कि तुम उस औरत के घर क्यों गई थी, तुमने ये बहुत ही बड़ा और गलत कदम उठाया है। रचना देवी अपने दादा को कहती है कि अगर तुम भी उस महिला के घर पर गए तो फिर मैं तुम्हारी भी पुलिस में शिकायत कर दूंगी। लेकिन दादा वहां पर मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देता है।
दादा चरण सिंह अपनी पोती रचना देवी को कहने लगता है कि आज के बाद मैं उस महिला के घर पर कभी भी नहीं जाऊंगा। और इस तरह से आज की पूरी रात गुजर जाती है। रचना सोचने लग जाती है कि उसका दादाजी बिल्कुल सुधर गया है। लेकिन आगे चलकर चरण सिंह अपनी पोती रचना देवी के साथ क्या करने वाला था, इस बात के बारे में रचना देवी को जरा सी भी भनक नहीं होती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 10 अक्टूबर 2025 के सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रचना देवी अपने स्कूल में जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसका दादा उसको कहने लग जाता है कि आज तुम्हें स्कूल में नहीं जाना है, बल्कि मेरे साथ चारा काटने के लिए खेत में जाना पड़ेगा, क्योंकि रचना आज मेरी तबीयत खराब है। रचना अब सोचने लग जाती है कि उसका दादा दिन रात मेहनत करता है, पशुओं के लिए चारा काट कर लाता है। अगर मैं आज पशुओं के लिए चारा काट कर ले आती हूँ तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। रचना अपने दादा चरण सिंह को कहने लगती है कि कोई बात नहीं दादाजी, मैं तुम्हारे साथ आज खेत में चलती हूँ और पशुओं का चारा कटवा कर ले आती हूँ। चरण सिंह के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा होता है, और जैसे ही करीब 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो फिर चरण सिंह अपनी पोती रचना देवी को लेकर खेत में चला जाता है। और इस तरह से दादा और पोती दोनों पशुओं के लिए चारा काटने लग जाते हैं। अब जैसी रचना देवी अपने खेत में चारा काट रही होती है तो फिर इस चरण सिंह की नीयत अपनी पोती रचना देवी पर खराब हो जाती है। चरण सिंह देखता है कि खेत में दूर दूर तक आज कोई भी नहीं होता है। चरण सिंह के मन में ये ख्याल आने लग जाते हैं कि आज अपनी पोती को सबक सिखा देना चाहिए। और इस तरह से चरण सिंह मौका पाते ही अपनी पोती रचना की गर्दन पर दांती रख लेता है और रचना को कहा जाता है कि अगर तुमने जरा सी भी चिल्लाने की कोशिश की मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। और इस तरह से लड़की वहां पर काफी डर जाती है। इसके बाद चरण सिंह अब अपनी इस पोती रचना देवी को लेकर खेत में बने कमरे के अंदर चला जाता है, कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है और फिर ये चरण सिंह अपनी ही पोती रचना के साथ गलत काम करने लग जाता है। चरण सिंह आज अपनी पोती रचना के साथ तब तक इस गलत काम को करता है जब तक चरण सिंह की नीयत नहीं भर जाती है, उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही चरण सिंह का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर रचना को छोड़ देता है और फिर रचना को धमकी देता है कि अगर तुमने गांव में किसी भी व्यक्ति को ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और घर से बाहर निकाल दूंगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा भाई तो फौज में काम करता है, वो यहाँ पर नहीं रहता है। और इस तरह से इस लड़की को डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। फिर बाद में चरण सिंह अपने पशुओं के लिए चारा काटता है, साथ में अपनी पोती रचना से भी चारा कटवाता है। और इस तरह से फिर चारा काटने के बाद ये दोनों गांव में आ जाते हैं। आज के समय में रचना देवी किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी पड़ोस की महिला से इस बारे में बातचीत नहीं करती है, क्योंकि रचना देवी सोचने लग जाती है कि इसमें उसी की बदनामी हो जाएगी, उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी। ये रचना की सबसे बड़ी गलती होती है, यही रचना की सबसे बड़ी भूल हो जाती है। रचना अब सोचने लग जाती है कि उसका दादा आज के बाद शायद उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन रचना नहीं जानती थी कि आगे चलकर उसका दादा चरण सिंह उसके साथ बहुत बुरा काम करने वाला था। इस तरह से 2-3 दिन का वक्त ही गुजर जाता है और शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है। चरण सिंह अपने एक दोस्त गुलाब सिंह के पास फोन कॉल करता है। गुलाब सिंह को कहता है कि जल्दी से मेरे खेत में आ जाओ, बैठकर अच्छी खासी पार्टी करते हैं। और इस तरह से गुलाब सिंह, इस गांव का जो जमींदार होता है, वो अब देखते ही देखते अपने दोस्त चरण सिंह के पास चला जाता है। दोनों बैठकर वहां पर अच्छी खासी शराब पीने लग जाते हैं और बातों ही बातों में अब गुलाब सिंह कहने लग जाता है कि अगर कोई महिला यहाँ पर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन चरण सिंह कहने लग जाता है कि मेरी पोती ने सारा काम बिगाड़ दिया था। मैंने एक महिला के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था, लेकिन मेरी पोती ने उस सारे काम को बिगाड़ दिया था। गुलाब सिंह कहने लग जाता है कि तुम्हारी पोती बहुत ही गलत लड़की है। लेकिन वहां पर जो नशे की हालत में चरण सिंह अपना सारा भेद खोलते हुए गुलाब सिंह को कहने लग जाता है कि अब तो मैं अपना सारा काम अपनी पोती से ही चलाता हूँ। जब गुलाब सिंह चरण सिंह की इन बातों को सुनता है तो गुलाब सिंह कहने लग जाता है कि तुम अपनी ही पोती के साथ ऐसा गलत काम क्यों करते हो। तो फिर चरण सिंह अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया था, इसी वजह से मैं उसके साथ ये गलत काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पर गुलाब सिंह की नीयत में भी कमी आ जाती है। गुलाब सिंह अब सोचने लग जाता है कि जब उसका दादा अपनी पोती के साथ गलत काम करता है तो अगर मैं उसकी पोती के साथ गलत काम कर लूंगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। गुलाब सिंह अपने दोस्त चरण को कहने लग जाता है कि आज मैं भी तेरे साथ तेरे घर पर चलता हूँ। लेकिन नशे की हालत में चरण सिंह कहने लगता है कि इसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। और गुलाब देखते ही देखते 10-20 हजार रुपए इसके सामने पटक देता है और चरण सिंह को 10-20 हजार रुपयों का लालच आ जाता है। वह सोचने लगता है कि जब मैं ही उसके साथ गलत काम करता हूँ तो गुलाब सिंह अगर उसके साथ ही गलत काम कर लेगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन दोनों का दिमाग बिल्कुल सड़ चुका था, इनके दिमाग में गंदगी भर चुकी होती है। और इस तरह से चरण सिंह आज रात के जैसे 9-9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो गुलाब सिंह को लेकर अपने घर पर आ जाता है
और फिर अपने घर का दरवाजा खुलवाता है और घर के अंदर चला जाता है। देखते ही देखते चरण सिंह अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है और अपनी पोती रचना देवी को कहने लगता है कि हमारे लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। और इसके बाद रचना देवी डरी सहमी इन दोनों के लिए खाना तैयार कर देती है। ये दोनों वहां पर बैठकर खाना खाने से पहले शराब पीते हैं और जब इनको दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो खाना भी खा लिया जाता है। तब तक रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अब गुलाब सिंह अपने इस दोस्त को कहने लगता है कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे, अब मुझे वो काम भी करना है। और इसके बाद चरण सिंह और गुलाब सिंह ये दोनों ही रचना के कमरे में चले जाते हैं और फिर रचना के साथ गलत काम करने लग जाते हैं। ये दोनों यहाँ पर रात भर इस रचना के साथ तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे दोनों का मन भर जाता है तो रचना को छोड़ दिया जाता है और इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है। जैसे अगला दिन होता है तो अगले दिन रचना देवी अपने स्कूल में भी नहीं जाती है। रचना सोचने लगती है कि शायद मुझे ये सारी बातें किसी न किसी को बता देनी चाहिए। कई बार तो उसके मन में ख्याल आते हैं कि उसे पुलिस स्टेशन में चला जाना चाहिए, लेकिन अगले ही पल रचना देवी को अपने भाई की इज्जत का ख्याल आ जाता है। उसका भाई जो कि फौज में होता है, दिलबाग होता है, उसके बारे में रचना देवी सोचना शुरू कर देती है। रचना अब अपने भाई के बारे में ये सारी बातें सोचकर उसके जो कदम हैं पीछे हट जाते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी रचना की गलती होती है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। दूसरी तरफ चरण सिंह और गुलाब सिंह जब भी दोनों को मौका मिलता था इस लड़की के घर पर आते थे, गलत काम करते थे और फिर बाहर निकल जाया करते थे। इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 18 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। रचना का भाई दिलबाग फौजी अपने घर पर दिवाली मनाने के लिए आता है और जैसे ही शाम के 4 बजे के आसपास फौजी दिलबाग सिंह अपने घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन काफी मायूस होती है। लेकिन उसकी बहन दिखावा करने लग जाती है कि वो तो काफी खुश है, लेकिन उसका भाई उसका चेहरा पढ़ लेता है और पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है। लेकिन उसकी बहन आज के समय में उसको कुछ भी नहीं बताती है। वह सोच रही होती है कि उसका भाई अभी अभी आया है और उसको खाना खिला देना चाहिए, फिर बाद में उसको अच्छे तरीके से बता दूंगी। और इस तरह से रचना देवी अपने भाई के लिए खाना तैयार करती है और जैसे ही खाना बनकर तैयार हो जाता है तो अपने भाई को खाना खिला देती है। और इस तरह से देखते ही देखते बहन भाई दोनों बात करने में व्यस्त हो जाते हैं। देखते ही देखते वहां पर अब इस फौजी दिलबाग का जो दादा होता है चरण सिंह वो भी आ जाता है और फिर दिलबाग सिंह अपने दादा चरण सिंह के पांव पकड़कर पांव छू कर कहने लगता है कि दादाजी मैं 2-4 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारे साथ दिवाली मनाऊंगा। और इस तरह से दादा चरण सिंह भी बेहद खुश हो जाता है, लेकिन चरण सिंह के मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर छिपा होता है कि कहीं उसकी पोती अपने भाई को कुछ बता ना दे। और इस तरह से चरण सिंह वहीं पर बैठ जाता है, लेकिन वहां पर चरण सिंह को देखकर ये लड़की अपने भाई को कुछ भी बात नहीं बताती है। और इस तरह से जैसे ही रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो चरण सिंह फिर से शराब पीने के लिए अपने दोस्त गुलाब सिंह की बैठक में चला जाता है। दूसरी तरफ रचना को मौका मिल जाता है कि उसके भाई को सारी बातों का पता चल जाना चाहिए, आगे जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। हिम्मत करके जैसे तैसे करके लड़की अपने भाई से लिपट कर रोना शुरू कर देती है और जैसे भाई फौजी दिलबाग सिंह अपनी बहन को पूछने लगता है कि आखिर बात क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। इसके बाद फौजी दिलबाग की बहन रचना देवी अपनी पूरी कहानी शुरू से आखिर तक अपने भाई दिलबाग को सुना देती है और दिलबाग फौजी जब अपनी बहन की इन सारी बातों को सुनता है तो गुस्से में पागल हो जाता है। फौजी दिलबाग ठंडे दिमाग से काम लेता है और कहने लग जाता है कि इस बात का बदला जरूर लिया जाएगा। और इस तरह से फौजी दिलबाग तुरंत अपने दोस्त दीपक के पास फोन कॉल करता है। दीपक इस गांव के मुखिया का बेटा होता है और इसका अच्छा खासा दोस्त होता है। दिलबाग फौजी अपने दोस्त दीपक को कहता है कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ और अपनी रिवॉल्वर साथ में रखना। और इस तरह से फौजी दिलबाग अब अपने दीपक दोस्त के पास जाता है और अपनी बहन की पूरी कहानी अपने दोस्त दीपक को सुना देता है। दीपक कहने लगता है कि इस बात का बदला जरूर लिया जाएगा। और इस तरह से दीपक अब अपनी रिवॉल्वर लेता है और फिर दिलबाग के साथ दिलबाग के घर पर आ जाता है। उसकी बहन से दोबारा से पूछताछ की जाती है। उसकी बहन फिर से दीपक के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाती है। दीपक कहने लगता है कि मैंने आते समय उनको दोनों को गुलाब की बैठक में बैठे हुए देखा है। जैसे ये बात दिलबाग को पता चलती है तो दिलबाग दीपक को कहने लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम मेरी बहन देने वाली है। और इस तरह से रचना के हाथ में पिस्तौल दे दी जाती है और फिर दीपक और दिलबाग दोनों रचना को लेकर गुलाब की बैठक में पहुंच जाते हैं, जहां पर गुलाब सिंह और चरण सिंह ये दोनों बैठकर शराब पी रहे होते हैं। मौका देखते ही रचना वहां पर पहुंचती है और रचना देखते ही देखते दोनों को 3-3 गोलियां दाग देती है। और जैसे घटनास्थल पर चरण सिंह और गुलाब सिंह की मौत हो जाती है तो गांव के लोग वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं।
और इस तरीके से ये घटना गांव में आग की तरह फैल जाती है और फिर देखते ही देखते गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम दलबीर सिंह होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जैसे घटनास्थल पर पहुंच जाती है तो फिर गुलाब सिंह और चरण सिंह इन दोनों के शव को बरामद कर लिया जाता है। दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस जब गांव वालों से पूछताछ करती है तो गांव वाले पुलिस को बताते हैं कि फौजी दिलबाग की बहन रचना देवी ने इन दोनों को 3-3 गोलियां मार दी हैं और फिर अब यहाँ से वो तीनों फरार हैं। पुलिस को इस बात के बारे में पता लग जाता है कि ये सारा काम फौजी दिलबाग और उसके दोस्त दीपक और उसकी बहन रचना ने किया है और इस तरह से पुलिस अब इन तीनों को तलाशना शुरू कर देती है। करीब 1 घंटे के बाद तीनों को पकड़ लिया जाता है और फिर इन तीनों को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। जब पुलिस रचना से पूछताछ करती है तो रचना अपनी शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी को पुलिस के सामने सुना देती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार एक दादा अपनी ही सगी पोती के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस इन तीनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाती है और फिर पुलिस इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन तीनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान रचना ने क्या अपने दादा और उस गुलाब सिंह को मारकर सही काम किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।